नमस्कार विद्वान साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 क्लासें अपने हो चुकी है। उसमें अपन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जैसे 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मुख्यालय प्रेजेंट में मुंबई, 1937 से पहले कोलकाता था। 1937 में कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर स्थापना की गई। हिल्टन यंग आयोग की स्थापना जिसे 1926 में हिल्टन यंग आयोग को रॉयल फाइनेंस ऑन कमीशन इंडियन करेंसी फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और इसके अलावा जैसे स्थापना के समय जो गवर्नर है ऑसबोर्न स्मिथ जी, राष्ट्रीयकरण या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सी डी देशमुख जी, और नेशनलाइज के टाइम सी डी देशमुख, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी सी डी देशमुख जी। और इसके अलावा जैसे प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो श्री शक्तिकांत दास जी, और नोटबंदी के समय उर्जित पटेल जी। इसके अलावा जैसे अपन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मतलब स्थानीय निकाय है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय निकाय है। मुख्यालय जैसा कि मुंबई में है और 27 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। ये अपन एक रिवॉक की तरह से, रिवॉक के हिसाब से अपन ने थोड़ा सा इसको देख लिया था कि थोड़ी फिर से अपन माइंड में सेट हो जाए। आज अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इतनी बड़ी एक तरह से वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई है। तो एक वैधानिक संस्था है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार की संस्था है, वैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था है, या मतलब और कोई 2 विकल्प दे देते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वैधानिक संस्था है। तो इस वैधानिक संस्था को चलाने के लिए एक निदेशक मंडल होता है। उस निदेशक मंडल के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। निदेशक मंडल में 21 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति 21 सदस्यों का निदेशक मंडल होता है। इनकी नियुक्ति जो है नियुक्ति मामलों की समिति के द्वारा की जाती है। या अपन कह सकते हैं कि निदेशक मंडल के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति मामलों की समिति के द्वारा की जाती है, न कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, न राष्ट्रपति के द्वारा, न कि वित्त मंत्री के द्वारा, न कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओनली नियुक्ति मामलों की समिति के द्वारा 21 सदस्यों का जो निदेशक मंडल होता है उनमें मेंबर से अपॉइंट किए जाते हैं। बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निदेशक मंडल में जो सदस्य अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं। तो नियुक्ति मामलों की समिति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब देखिए, अपन ने आरबीआई की जो प्रशासनिक संरचना पढ़ रहे हैं, इसमें 21 सदस्यों का निदेशक मंडल होता है। तो ये 21 सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी मतलब गवर्नर होते हैं, उप गवर्नर होते हैं, या टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ले लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें एक जो सर्वेसर्वा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, जो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी है, 25वें क्रम के गवर्नर हैं। 4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर होते हैं, जिनमें एक अभी वर्तमान में एम के जैन जी है, एक एम डी पात्रा जी है, एम के जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रेजेंट में जो 4 उप गवर्नर है, या अपन कह सकते हैं कि डिप्टी गवर्नर है, उनमें एक एम के जैन जी है, एक एम डी पात्रा, एक एम राजेश्वर राव, एक टी रविशंकर जी। 10 सदस्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नामित किए जाते हैं। जो नियुक्ति मामलों की समिति होती है वो जब मेंबर्स अपॉइंट करती है तो उनके सामने 10 नाम रखे जाते हैं भारत सरकार के द्वारा कि हमारे ये 10 सदस्य हैं, इनको भी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो 21 सदस्यों का निदेशक मंडल होता है उसमें आप अपॉइंट कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 10 सदस्य जो होते हैं वो नामित किए जाते हैं। 2 मेंबर जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय के होते हैं। इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टोटली 12 मेंबर हो गए। मतलब 21 में से 12 मेंबर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए। ध्यान रखना है, ये टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 नहीं है, 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नामित है और 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य हो गए। मतलब भारत सरकार की तरफ से टोटल देखा जाए तो 12 मेंबर हो गए। 4 स्थानीय निकाय के सदस्य। अपन ने स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एचओ है मुंबई में है। 4 स्थानीय निकाय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है। प्रत्येक में 5-5 मेंबर होते हैं। प्रत्येक मेंबर की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है। तो 5-5 मेंबर में से एक मेंबर उठाया जाता है और 21 सदस्यों का जो निदेशक मंडल होता है इसमें नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे एक चेन्नई से ले लिया, एक मुंबई से, एक कोलकाता से और एक दिल्ली से। इस प्रकार से 4 स्थानीय निकायों के सदस्य होते हैं। 4 स्थानीय निकाय के हो गए, 2 वित्त मंत्रालय के हो गए, 6, 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नामित हो गए, 16
4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर हो गए या डिप्टी गवर्नर हो गए 20, और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी है। ये 21 सदस्यों का जो निदेशक मंडल होता है, ये मिलकर जो आरबीआई है, आरबीआई को ऑपरेट करने का काम 21 सदस्यों का निदेशक मंडल करता है। इस प्रकार से ये आरबीआई का प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक संरचना है। तो आरबीआई का सामान्य परिचय, आरबीआई का जो स्तरीय ढांचा है, निकाय वगैरह उनके बारे में अपन ने पढ़ा, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अपन ने पढ़ा, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, आरबीआई एक्ट के बारे में अपन ने अध्ययन किया, और जो आरबीआई की राजधानी आरबीआई का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, कोलकाता से मुंबई 1937 में स्थानांतरित, तो उसके बारे में अपन ने चर्चा की। मतलब टोटली अपन ने आरबीआई से संबंधित जो भी तथ्य थे उनके बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की है। अब अपन आगे पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय समावेशन का कार्य, एक तरह से नया वर्ड है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का कार्य, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। जैसे अपने पूर्व प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एकमात्र गवर्नर श्री मनमोहन सिंह जी, अच्छा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे और एकमात्र ऐसे गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने, श्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक समिति बनाई थी, नचिकेत मोर समिति, जो वित्तीय समावेशन के लिए समिति ने काम किया था। और इस समिति का काम था कि इस प्रकार से एक प्रोस्पेक्ट तैयार किया जाए, इस प्रकार से एक अपने को व्यवस्था की जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके, ताकि हर एक व्यक्ति की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके प्रत्येक व्यक्ति। तो एक नचिकेत मोर कमेटी 2013 में बनी थी, उसने रिपोर्ट 2014 में दी, और उस समिति की सिफारिशों के आधार पर जन धन खाता जो योजना है वो लॉन्च की गई, और उस जन धन खाता योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंडियन का बैंक में अकाउंट ओपन करवाया गया। और अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय समावेशन है या बैंकिंग सेक्टर में जो वित्तीय समावेशन है, इसको बहुत ही अच्छे से इसको मतलब लागू किया गया, या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया। बात चल बेटा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया। तो यह है वित्तीय समावेशन। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम होता है कि वो अधिक से अधिक प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं जो होती है उनको पहुंचाने के लिए मतलब एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दायित्व होता है, और वो इसमें भूमिका निभाता है। तो मेजर वर्क का एक तरह से या मेजर कार्य है वित्तीय समावेशन का कार्य। सरकार का बैंक व वित्तीय सलाहकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब ऋण की आवश्यकता होती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंट ओपनिंग का जो काम होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट होता है, और जब ऋण की आवश्यकता होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो रिजर्व बैंक के द्वारा उसको ऋण दिया जाता है। और वित्तीय सलाहकार जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आ रहा है, मुद्रास्फीति आ रही है, या डिप्रेशन आ रहा है, मुद्रास्फीति आ रही है, जिससे स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से फाइनेंशियली कंसल्ट कर सकती है कि अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगड़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति घटती जा रही है, मुद्रास्फीति आ रही है, अपस्फीति आ रही है, तो इस स्थिति में, मंदी की स्थिति में या तेजी की स्थिति में या मुद्रास्फीति जो भी है, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आवश्यक जो सलाह होती है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ये सरकार का बैंक में वित्तीय सलाहकार होता है। बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों का बैंक या बैंकों का पिता कह सकते हैं। अपने को जरूरत पड़ती है अकाउंट ओपनिंग की तो अपन बैंक में जाते हैं, उसी प्रकार बैंक को भी अकाउंट ओपनिंग के लिए जरूरत पड़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाता है, वहां जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाता है। तो बैंक का बैंक कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। राज्य व केंद्र सरकार को ऋण प्रदान करना, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी लोन की आवश्यकता होती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और उनको ऋण की सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाता है। आरबीआई के प्रतिनिधित्व आईएमएफ विश्व बैंक में करना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों की जो स्थापना है वो 1945 में की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। और आरबीआई इनमें इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे प्रतिनिधित्व के तौर पे आईएमएफ और विश्व बैंक में भारत की तरफ से 2 मेंबर जाते हैं, एक तो है अपने इंडिया की वित्त मंत्री और एक गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जैसे जो वित्त मंत्री होते हैं वो मुख्य प्रतिनिधि होते हैं भारत की तरफ से, चाहे आप IMF में मान लो या फिर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक में मान लो। और जो गवर्नर होते हैं वो प्रतिनिधि के सहायक के रूप में वहां जाते हैं। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतिनिधित्व है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व IMF है, विश्व बैंक में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IMF व विश्व बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया IMF और विश्व बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है बैंकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना। बैंकों को जब भी ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है। बैंक जमा पर 5 लाख तक बीमा सुविधा प्रदान करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020-21 से पहले ये 1 लाख थी, वर्तमान में इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। जो भी बैंक डिपॉजिट्स होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम या दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। जैसे SBI में किसी ने अकाउंट ओपन करवा रखा है तो उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है, उसमें जो अकाउंट होल्डर है उसकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बैंक की मिस्टेक से किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है और उसकी जो अमाउंट है वो उसका लॉस हो जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख तक उसको प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, बीमा उपलब्ध करवाता है। तो बैंक जमा पर 5 लाख तक बीमा की सुविधा प्रदान करना। पूर्व में ये 1 लाख थी, 2020-21 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक जमाओं का संरक्षक भी है। बैंक जमा जो भी होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। नोट निर्गमन करना, जैसे अपन ने चर्चा की थी कि 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। वैसे रुपए 2 से लेकर 10,000 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन कर सकता है, लेकिन प्रेजेंट में रुपए 2 से लेकर 10,000 तक इन्होंने नोट का निर्गमन कर रखा है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सिक्के भारत सरकार टकसाल में डलवाकर जारी करती है और ये जो सिक्के जारी किए जाते हैं ये एक्ट 1906 के तहत, जैसा अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, उसके तहत जारी किए जाते हैं। नोट निर्गमन और नोटों की गुणवत्ता से तात्पर्य है कि जैसे नोट इतने हल्के नहीं होने चाहिए कि बहुत जल्दी खराब हो जाए और उनकी जगह दूसरे नोट प्रिंट करने पड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो नोटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम भी किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है। इस प्रकार से अपन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये अपन ने कार्य पढ़े, 10 कार्य अपन ने पढ़े हैं, और इसके अलावा भी जैसे 25 के लगभग फंक्शंस कार्य इसके और बच रहे हैं, वो अपन ने टोटली अगले वीडियो में उनका अपना अध्ययन करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य में से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, कैसा भी कितना भी जटिल विकल्प डाल दे, लेकिन जितने भी कार्य मैक्सिमम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो अपन सब पे अच्छे से उस पर अपन एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि कितना भी जटिल प्रश्न आ जाए अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो ये था अपना आरबीआई की प्रशासनिक संरचना और इनके जो गवर्नर है वो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। इससे आगे अपन शेष जो कार्य बच रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर एक क्लास अपनी होगी मौद्रिक नीति के बारे में और एक क्लास अपनी होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साख नियंत्रण के बारे में। और जैसे 1-2 पॉइंट है वो मैं मौखिक रूप से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लेना। एक तो जैसे कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे लक्ष्मीकांत झा थे 1969 में। एक 6 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर IG पटेल जी थे। नोटबंदी के समय गवर्नर उर्जित पटेल जी थे, वो अपन को जैसे कि विदित है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैधानिक संस्था है, इस बात का भी ध्यान रखना कि जैसे मैं नोट कर देता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैधानिक संस्था है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले नोट निर्गमन या अर्थव्यवस्था को ऑपरेट करने का काम कौन करता था? तो इंपीरियल बैंक के नाम से एक बैंक था जो केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता था। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी।
तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये 1-2 पॉइंट थोड़े मिस हो गए थे। और इसके अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो अपन ने छोड़ा हो। अपन ने डीपली बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए, मतलब हर एक पहलू को स्पर्श करते हुए अपन ने अध्ययन किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसके फंक्शन शेष जो है वो अपने अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, और इसके मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, साख नियंत्रण के उपाय जो भी है वो भी अपन अध्ययन करेंगे। और एक MCQ की क्लास होगी जिसमें आप सभी लोग अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें, वीडियो को लाइक करें। एक वीडियो देखने के बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इसके अलावा अधिक से अधिक आप सपोर्ट करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान साथी।